एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट ईयर भी आप लोगों के पेपर में आया है। कवर करेंगे नेगोशिएशन का मीनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। देखिए, नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन। नेगोशिएशन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है इन विच द पार्टी एम टू सेंड अ मैसेज टू द अदर साइड। यहाँ पे दोनों ही पार्टी जो कम्युनिकेशन कर रही हैं उनका क्या एम होता है, अपने मैसेज को सेंड करना सामने वाले पर्सन को एंड उसको इन्फ्लुएंस करना, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल पर्सन है और एक कस्टमर है। एक सेल पर्सन किस तरीके से कम्युनिकेशन करेगा, कन्वर्सेशन करेगा कस्टमर से, जिससे कि वो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है। और कस्टमर क्या करेगा, उस सेल पर्सन से इस तरीके से कन्वर्सेशन करेगा कि वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में उससे ले सके। तो दोनों जो भी कन्वर्सेशन करेंगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे जिस भी तरीके से, वो कहलाएगा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का हिंदी में मीनिंग होता है बातचीत करना। इट इज़ अ डिस्कशन एट विच पीपल ट्राई टू डिसाइड और एग्री समथिंग। ये एक तरीके का डिस्कशन प्रोसेस है, दोनों डिस्कशन ही तो कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और यहाँ पर जो पर्सन है किसी चीज़ को लेकर डिसाइड करता है कि वो उसे ले या ना ले। कस्टमर यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि वो उसके प्रोडक्ट को परचेस करे या ना करे, और सेल पर्सन भी यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर एग्री हो रहा है कि वो उसे कम प्राइस में ये प्रोडक्ट दे या ना दे। तो दोनों ही डिस्कशन करके एक डिसीजन में आ रहे हैं कि वो उस चीज़ को लेकर एग्री करें या ना करें। When negotiation internationally, one needs culture, knowledge and skills. अगर आपको नेगोशिएशन इंटरनेशनली लेवल पर करना है, आप अपना बिजनेस बाहर चलाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वहाँ के कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको वहाँ का कल्चर ही नहीं पता और आप साड़ी का बिजनेस वहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर साड़ी सेल आउट ही नहीं होगी, सिर्फ इंडिया में ही हो सकती है। तो आपको उनके कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स, वहाँ की आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए। आप उनसे नेगोशिएशन कब कर पाएंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, नेगोशिएशन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या ही नेगोशिएशन करेंगे, क्या ही अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर चला पाएंगे। अब आ जाते हैं हम नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर। सबसे पहले सेल फर्स्ट, नेगोशिएशन सेकंड। आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सेल होए। आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की बात बाद में सोचें, पहले ये देखें कि आपका प्रोडक्ट सेल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, देन उस पर आप नेगोशिएशन करें, देन उस पर आप डिस्कशन स्टार्ट करें जब वो कस्टमर आपकी चीज़ को लेने के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट है सेकंड, टॉक टू द राइट पीपल। आपको सही पीपल से बात करनी है, उस पीपल को पहचानना है। जैसे 2-3 पर्सन आए हैं साथ में एसी परचेज करने, आपको ये देखना है एक्चुअली में आपको पेमेंट कौन करेगा, तो आपको उसी से बात करनी है, उसे ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी है। ये नहीं आप किसी और से उलझ रहे हैं और आपकी जो डील है कैंसिल हो सकती है। आपको जो पेमेंट करेगा आप उसी से बात करें, उसको इन्फ्लुएंस करें। डोंट नेगोशिएट ऑन प्राइस। आप प्राइस को लेकर कभी भी नेगोशिएशन नहीं करना, क्योंकि इससे कस्टमर भाग जाते हैं। वो सोचते हैं ये महंगा दे रहा है, वो बस तुम प्राइस के बारे में ही चिक चिक कर रहे हो और वो जा सकता है आपके शॉप से। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, फंक्शंस और क्वालिटीज़ को बताना है। आप क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हो औरों के मुकाबले, आपको कंपैरिजन करके बताना है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों के मुकाबले किस तरीके से डिफरेंट है और हम इसका इस वजह से ये चार्ज ले रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने प्राइस को बताएंगे, ना कि डायरेक्टली प्राइस की बात करेंगे। लिसन केयरफुली ऑन एंड ऑब्जर्व द अदर साइड बिहेवियर, पुअर लिसनर मिस अपॉर्चुनिटी। आपको ये नहीं कि अपनी अपनी बात कहने की आदत है, सामने वाले कस्टमर की आप बात ही नहीं सुनते। क्या पता वो आपसे और भी प्रोडक्ट लेता, पर आपने उससे सही से बात नहीं करी, आप बस अपनी ही प्रोडक्ट की तारीफ करे जा रहे हैं, अपनी ही प्रोडक्ट के बारे में बताए जा रहे हैं। उससे भी तो जानिए उसको क्या चाहिए, क्या पता वो और भी प्रोडक्ट आपसे चाह रहा है, क्या क्वालिटी चाह रहा है ना। क्या पता वो उससे महंगा आपसे परचेज कर लेता, आप बस अपनी ही बातें बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दूसरे पर्सन के बिहेवियर को भी जानना चाहिए कि वो किस तरीके का बिहेवियर का है और उसे क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। क्या पता वो आपसे नेक्स्ट टाइम भी परचेज करने आता, लेकिन आपने सुना ही नहीं। टू सक्सेड इन बिजनेस नेगोशिएशन यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। अगर आपको बिजनेस नेगोशिएशन में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन में क्लियरली आवाज़ रखनी पड़ेगी। आप कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे
और इफ़ेक्टिवली करेंगे। इफ़ेक्टिवली का यहाँ पर मतलब है कि आप इस तरीके से बात करेंगे जिससे सामने वाला पर्सन आपसे इंटरेक्ट हो और वो आपकी चीज़ को लेने के लिए तैयार हो जाए। डोंट स्टार्ट नेगोशिएशन until you know exactly what is the customer want। आपको जब तक नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं करनी जब तक कि आपको ये पता ना चल जाए कि कस्टमर को चाहिए क्या, सामने वाला पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। क्या पता किसी किसी के लिए कम प्राइस में चाहता, कोई कोई पर्सन होता है कम प्राइस में चाहता है, उसके लिए कम प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कोई कोई पर्सन होता है उसको चाहे महंगी मिल जाए चीज़ लेकिन वो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी चाह रहा होता है। तो आपको कस्टमर को जानना है कि एक्चुअली में वो क्या चाहता है। आप उसी से रिलेटेड उसी से उसके बिहेवियर को जानकर उसको प्रोडक्ट दिखाएं। बी पेशेंट्स एंड रिस्पेक्ट द अदर साइड। और आपको पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसको टाइम लग रहा है परचेज करने में, डिसीजन लेने में, एग्री करने में किसी चीज़ को लेकर जो वो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप उसको हेल्प करेंगे, नहीं आप उससे बदतमीज़ी से पेश आ जाएं कि भाई आप आगे देखो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको इस तरीके से बात नहीं करनी। क्या पता वो आपसे अभी एक सामान ले रहा है, उसको और भी सामान की ज़रूरत थी, जैसे शादियों का सामान परचेज करते हैं लोग, तो वो अभी आपसे एक प्रोडक्ट लेने आया था, आपने उससे सही से बात नहीं करी है तो नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा ही नहीं। तो आपको उसकी हेल्प करनी है कि देखिए आपके बजट में ये प्रोडक्ट सही रहेगा, आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, और इस तरीके से आप डील को अपनी पूरी करेंगे। आई होप आप लोगों को ये नेगोशिएशन का मीनिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स समझ आई होंगी। टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन एंड सम स्ट्रेटजीज ऑफ नेगोशिएशन। सो देखिए टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन में बेसिकली आप इन्हीं को अपनी बुक्स में पढ़ेंगे। इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन क्या होता है? वैल्यू क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू क्रिएट करो एंड डिस्ट्रीब्यूट करो कंसिडरिंग द मोस्ट वैल्यूएबल नीड्स ऑफ द अदर पार्टी। यहाँ पर क्या होता है, दूसरी पार्टी का क्या मोस्ट वैल्यूएबल नीड है और हमारा क्या वैल्यूएबल नीड है उसको कंसीडर किया जाता है। यहाँ दूसरी पार्टी कौन है? कस्टमर। ट्रेडिंग टू इंश्योर यू गेट योर ग्रेटेस्ट नीड्स, यहाँ पर क्या होता है, फोकस किया जाता है जो आपका मेन नीड है वो आपको मिल जाए। आप कौन है? कस्टमर। आपका जो मेन नीड है वो आपको मिल जाए। और जैसे आपको चाहिए था एसी, फॉर एग्जांपल आप एसी परचेज करने आए थे हमारी शॉप पर, ठीक है, तो आपका मेन नीड है एसी, लेकिन एसी के साथ में सर्विसेज भी आती हैं। लेकिन अब क्या करा आपने, 30,000 के एसी को 25,000 में मांग रहे हैं। तो सेल पर्सन ने क्या करा, हाँ भाई 25,000 में आप अपना एसी लीजिए, 25,000 दीजिए और एसी लीजिए, बस उन्होंने ऐसा करा। उन्होंने जो सर्विसेज आती हैं एसी के साथ वो कुछ आपको दी नहीं है। वो आपको अगर 30,000 में आप लेते वो आपको साल में 2 सर्विसेज भी देते, ठीक है, और एसी भी देते, लेकिन आपने उनको 25,000 रेट लगाया है जिस वजह से वो आपको सिर्फ आपका मेन नीड पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन में इस तरीके से होता है, ट्रेडिंग टू ट्रेड्स दैट कॉस्ट यू लिटल बट सेटिस्फाई द अदर नीड्स। इसमें क्या होगा, जो आपने 2 सर्विसेज छोड़ी ना उसका पैसा बच गया कहीं ना कहीं सेल पर्सन को। आपने 25,000 में अपना एसी ले लिया क्योंकि आपको मेन नीड थी एसी की, ठीक है, आपने एसी ले लिया। अब कहीं ना कहीं उस सेल पर्सन को जो पैसे बचे हैं तो उसको फ़ायदा हो गया। इसमें क्या हुआ ना, आप लॉस में गए, आपको भी फ़ायदा हो गया, आपको 25,000 में एसी मिल गया, और सेल पर्सन को भी फ़ायदा हो गया, उसके सर्विसेज के पैसे बच गए और उसका प्रोडक्ट भी सेल हो गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा वे था नेगोशिएशन का, जिसमें ना ही कस्टमर लॉस में गया ना ही सेल पर्सन लॉस में गया, कहीं ना कहीं दोनों फ़ायदे में रहे। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। इसमें क्या होता है, देखिए, फाइटिंग फॉर व्हाट्स ऑन द टेबल। इसमें क्या होता है कि उसके लिए फाइट कीजिए जो टेबल पर है। गेटिंग एज मच एज पॉसिबल फॉर वन सेल्फ, कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले से हम ले सकें। सामने वाला कौन है? कस्टमर। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कस्टमर की जो नीड है वो पूरी हो भी रही है या नहीं, उसमें उसकी कोई फिक्र नहीं की जाती है। बस हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से लेने की कोशिश करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन में। नो केयरिंग व्हाट द अदर पार्टी नीड्स और गेट्स, ठीक है, इसमें उस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं की जाती कि अदर पार्टी की क्या नीड्स हैं, उसको क्या मिल रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले से लेना होता है। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। अब आ जाते हैं हम इसके स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़, नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़ में कोशिश की जाती है कि विन विन सिचुएशन हो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, प्लान ऑफ अटैक,
हाउ वन प्लान ऑन इंटरेक्टिंग विद द सप्लायर, यानी कैसे आप बायर से इंटरेक्ट करोगे जिससे आप डील को क्रैक कर सको। देयर में बी 5 स्ट्रैटेजीज, उसकी 5 स्ट्रैटेजीज हैं कि आप बायर से किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। देखिए, कंपीटिंग, फर्स्ट वन इज कंपीटिंग, जिसमें कि विन एंड लूज सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसमें जो सेलर है वो विन करेगा और जो बायर है वो लूज करेगा। कैसे? आप फॉर एग्जांपल आप एसी सेल कर रहे हैं जिसका प्राइस है 30,000, ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे, आपको पूरे 30,000 ही मिले, आपको जो बायर है पूरे 30,000 दे। जो बायर अगर पैसे कम भी करा तो आप बिल्कुल कम नहीं करेंगे, आप विन चाहेंगे कि आप विन करें, आपको पूरे के पूरे 30,000 ही मिले, आपका 30,000 में ही सेल आउट हो, ठीक है। कोलैबोरेशन में क्या होगा, विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। ये किस तरीके की नेगोशिएशन होगी जिसमें विन विन सिचुएशन होगी, और ये बेस्ट वे होता है। इसमें क्या होगा, ऐसा नेगोशिएशन किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन के डिस्कशन किया जाएगा जिसमें कि कस्टमर और आप दोनों ही हैप्पी होते हैं, दोनों ही विन विन सिचुएशन में होते हैं, ना ही आपका लॉस होता है ना ही कस्टमर का कोई लॉस हो रहा होता है। ये इस तरीके का नेगोशिएशन होता है, ठीक है, ये एक बेस्ट वे होता है। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन में क्या आएगा, जो सेलर है उसको लूज करना पड़ेगा। कंपीटिंग में क्या था, सेलर विन करा था, लेकिन अकोमोडेशन में क्या होगा, सेलर को क्लोज करना पड़ेगा, सेलर अपने बेनिफिट्स को विड्रॉ कर देगा, है ना। जैसे कि अभी कस्टमर जो था 30,000 का एसी 25,000 में आपसे मांग रहा है, ठीक है, तो आपने क्या बोला, ठीक है जी, आप 25,000 दीजिए और 25,000 में ही लेकर जाइए। यानी सेलर ने क्या करा, लूज करा अपने बेनिफिट्स को, अब बायर क्या कर गया, यहाँ पर विन कर गया, उस एसी को वो 25,000 में ले गया जो 30,000 का था। अवॉइडिंग, अवॉइडिंग में लूज लूज सिचुएशन क्रिएट होगी, मतलब कि आप जो है अपना जो एसी है 30,000 से कम का नहीं देना चाहते और जो कस्टमर है आपको 25,000 से ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहता, तो ना आपने अपने पैसे कम करे, ना ही कस्टमर 25,000 से ऊपर आया तो वो भी चला गया, आप भी चले गए, ना ही आपका प्रोडक्ट सेल हुआ, ना आपका एसी सेल हुआ, ना ही उसको एसी मिला, तो ये थे अवॉइडिंग। कंप्रोमाइजिंग, इसमें क्या होगा कि दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप एसी परचेज कर रहे थे, एसी सेल आउट कर रहे थे, तो एसी की जो सर्विसेज हैं आपने उनको थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया और जो कस्टमर को है कम में वो एसी प्रोवाइड कर दिया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि वो 25,000 में आपसे एसी मांग रहा है, तो आपने क्या करा, उसकी जो 2 सर्विसेज थी उसको कम कर दिया। आपने बोला कि भाई आपको 2 सर्विसेज नहीं दी जाएंगी, आप 30,000 का एसी 25,000 में ले जाइए, लेकिन जो सर्विसेज हैं हम आपको नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको 2 सर्विसेज के पैसे बच गए और उसको भी 25,000 में वो एसी मिल गया। तो ये क्या करा, आप दोनों ने कंप्रोमाइज़ किया और अच्छे से अपनी डील को क्रैक किया। आई होप आप लोगों को नेगोशिएशन के टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज समझ आई होंगी। बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, जिसे हम काइनेसिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज होता क्या है, बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो जैसे हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन करने के 2 तरीके होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से ही लिया गया है ये आपका बॉडी लैंग्वेज। जैसे हमारे साइन सिंबल्स होते हैं उनमें हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, ठीक उसी तरह बॉडी लैंग्वेज में भी किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता, ना ही वर्ड्स का यूज़ किया जाता। बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए सामने वाला पर्सन हमें जज कर लेता है हमारे बॉडी लैंग्वेज से। ओके, तो हमारी फिजिकल मूवमेंट्स जो हैं सामने वाले पर्सन को मैसेज देती हैं, उसे ही हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और हाँ गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के और भी चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखिए, तो जैसा कि हम जानते हैं किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, पर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया जाता है वह काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स और उनकी फिजिकल मूवमेंट्स दूसरों को किस तरह से और क्या मैसेज देती हैं। ओके, तो हमारी डेली लाइफ में भी हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू लोगों को अलग अलग मैसेज देते हैं। कैसे
कि किस तरह से हम बैठे हैं, किस तरह से हम खड़े हैं, किसी से बात करते वक्त किसी को हम कैसे देख रहे हैं। ये सब भी जो होते हैं सामने वाले पर्सन को पॉजिटिव या नेगेटिव मैसेज देते हैं हमारे बारे में। यानी जो भी हमारी मूवमेंट्स होती हैं, जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, उससे भी सामने वाला पर्सन उसको नोटिस करता है। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए, व्हेन मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देन इट इज टर्म्ड एज बॉडी लैंग्वेज। जब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स के थ्रू किसी को मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। कि हम कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, किसी से कैसे आई कांटेक्ट बना रहे हैं, तो ये सभी जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज होती हैं। आई होप कि आपको उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की कौन से पार्ट्स क्या मैसेज देते हैं। हम अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले पर्सन को जब मैसेज कन्वे करते हैं उसमें सबसे पहला आता है हमारा फेस। अब ऐसा कहा गया है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारे माइंड में कैसा चल रहा है, हम किसी के बारे में कैसा सोच रहे हैं, ये हमारे चेहरे पर ही दिखने लगता है। तो चेहरे के हाव भाव को देखकर सामने वाला पर्सन हमारे बारे में समझ जाता है कि हम उससे कहना क्या चाहते हैं। सेकंड है आई कांटेक्ट। जब हम किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उस टाइम आई कांटेक्ट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। आई कांटेक्ट उस पर्सन की फीलिंग्स को कन्वे करता है, एक्सप्रेस करता है। इससे उसके अंदर की ऑनेस्टी शो होती है। सामने वाले पर्सन की ऑनेस्टी को आप जान पाते हैं आई कांटेक्ट के थ्रू। सामने वाला पर्सन आपकी बात को कितनी अटेंशन से सुन रहा है ये भी शो होता है आई कांटेक्ट से। सामने वाला पर्सन को आप में इंटरेस्ट है या नहीं, तो ये आई कांटेक्ट से ही आप जान सकते हैं। तो आई कांटेक्ट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेड। अब किसी के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन के दौरान या किसी मीटिंग में हम अपने सर को मतलब हेड को कैसे रखते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने हेड को सीधे स्ट्रेट रखते हैं और सामने वाले पर्सन की बात को सुनते हैं या बताते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस शो होता है। इसी तरह किसी स्पीकर को सुनते वक्त नॉड करना यानी सर हिलाना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये उस स्पीकर को पॉजिटिव फीडबैक भी देता है कि आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हो। नेक्स्ट है लिप्स। अब हमारे लिप्स जो हैं, हमारे जो होंठ हैं, ये भी हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। स्माइल करते हुए किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो ये हमारी फ्रेंडशिप को शो करता है। किसी स्पीकर से बात करते वक्त आप स्माइल देते हो तो वो आपके अंदर की हैप्पीनेस को शो करता है। अगर आप फेक स्माइल देंगे ये भी उस स्पीकर को पता चल जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने लिप्स को टाइट करते हैं तो ये आपके अंदर के एंगर को शो करता है, आपके अंदर कितना गुस्सा है उसको बताता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्चर। हमारे अंदर की फीलिंग्स हमारी बॉडी पोस्चर के थ्रू ही शो होती है। किसी से बात करते वक्त आप कैसे खड़े हैं, सीधे स्ट्रेट खड़े होकर बात कर रहे हैं या फिर आप लूज मतलब थोड़ा सा झुककर खड़े हैं, तो इससे सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं या फिर आप टायर्ड हैं, थके हुए हैं। अगर आप थके हुए होंगे तो आपका पोस्चर भी ठीक उसी तरीके से बन जाएगा और सामने वाले को पता चल जाएगा कि यू आर टायर्ड। नेक्स्ट है हमारा गेस्चर्स। गेस्चर्स में आप अपने हाथों के मूवमेंट्स, लिप्स, फीट के थ्रू दूसरों को मैसेज देते हैं। किसी से बात करते वक्त आप अपने पैरों को शेक करना यानी हिलाना या फिर हाथ बांधकर उनकी बातों को सुनना या पॉकेट में हाथ रखना, ये सब नेगेटिव फीडबैक देते हैं। इसी तरह जो गेस्चर्स होते हैं सामने वाले पर्सन को बहुत कुछ बताते हैं कि आप उनसे बात करते वक्त किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं गेस्चर्स, क्योंकि ये आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं सामने वाले पर्सन को। तो इनमें आपको इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अपीयरेंस। अब ये जो अपीयरेंस है बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप कैसे दिख रहे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके हेयर स्टाइल कैसा है, किस तरीके से आप अपने आप को सामने वाले पर्सन के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये सब भी उस पर्सन को कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। तो हम किसी के ड्रेसिंग सेंस से, उसके पहनावे से ही उसे जज कर लेते हैं। तो आपके फिजिकल पर्सनालिटी को देखकर भी सामने वाला पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ जज कर लेता है, तो उसे हम अपीयरेंस कहते हैं। हमारा अपीयरेंस ही एक तरह से हमारी प्रोफाइल को शो कर देता है। ओके, नेक्स्ट है साइलेंस। अब आप बिना बोले, बिना कोई मूवमेंट किए किसी को कोई मैसेज देते हैं तो वो साइलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछे, है ना, आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा और वो पर्सन चुप है, वो कुछ बोला ही नहीं, तो ये साइन है कि वो या तो आपसे बात नहीं करना चाहता या फिर उसे उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो हमारे बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू किसी को कोई मैसेज देते हैं तो उसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन, इसका मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड कुछ एग्जांपल्स। कम्युनिकेशन, जिसका मीनिंग आप सभी जानते हैं, हम जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़, इमोशंस को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन। लेकिन इंटरकल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम किसी डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, वो कहलाता है हमारा इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। डिफरेंट कल्चर मतलब उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंस है, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका एटीट्यूड सब डिफरेंस है हमारे से, उनके बिलीव, नॉर्म सब डिफरेंट है। ठीक है, तो और अच्छे से समझने के लिए हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर इज कॉल्ड इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। जब हम डिफरेंट कल्चर के लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कहलाता है हमारा इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। और ये जो इंटरकल्चर कम्युनिकेशन है, एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है, या फिर आप किसी कंट्री से बाहर गए हैं तब आप डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिल रहे हैं, तब भी ये इंटरकल्चर कम्युनिकेशन हो सकता है। देखिए, इट कैन अकर विद इन अ कंट्री अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर। अगर एक कंट्री में ही डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, जैसे हमारा इंडिया है, इसमें गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन लोग, तो सबकी जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट है, ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा थोड़ा अलग है सबका। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। यहाँ पर भी हमें इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की नीड पड़ जाती है। तो एक कंट्री के अंदर भी इंटरकल्चर कम्युनिकेशन पाया जाता है। इट कैन ऑल्सो हैपन व्हेन अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री गोज इनटू अनदर कंट्री एंड इंटरेक्ट विद पीपल देयर। ये वहाँ पर भी हैपन हो जाता है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जाते हैं और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप गए हैं तो आपको ऑफ कोर्स वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, जिनकी लैंग्वेज भी अलग होगी, उनका ड्रेसिंग सेंस भी अलग होगा। तो वहाँ पर आपको इंटरकल्चर कम्युनिकेशन आना चाहिए। Intercultural communication in the global context means that people from different countries having different culture meet and communicate with each other. Intercultural communication में global context होता है। इसका क्या मतलब है कि जब different culture के लोगों से आप मिलते हैं, उनसे communicate करते हैं different country में जाकर, तो यही कहलाता है हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इससे क्या है, हमारे दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन भी अच्छा होता है और अपना बिजनेस भी इजीली वहाँ पर चला सकते हैं इंटरकल्चर कम्युनिकेशन से। अब देखिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरकल्चर कम्युनिकेशन, इसके क्या इम्पॉर्टेंस है, ये क्यों ज़रूरी है, या फिर इसकी क्या नीड है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की। फर्स्ट है हमारा, intercultural communication has become a requirement in the modern world as the distance has been squeezed and people travel from one country to another country for various important tasks. इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सिकुड़ से गए हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लग गए हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा जाने लग गए हैं वेरियस इंपॉर्टेंट टास्क की वजह से। अब देखिए, फर्स्टली इंटरनेशनल बिजनेस रिक्वायर्ड इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर। इंटरनेशनल बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस चला रहे हैं, बाहर जाकर अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो आपको उनके लैंग्वेज, उनके ड्रेसिंग सेंस, है ना, उनके बिलीव्स, नॉर्म, सबका, उनका एटीट्यूड कैसा है, सबके बारे में आपको नॉलेज रखनी होगी, तभी वहाँ पर आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड। देखिए, मैनी यंग पीपल गो टू अदर कंट्रीज फॉर एजुकेशन एंड हैव टू लिव देयर फॉर अ फ्यू ईयर्स।
बहुत ज़्यादा यंग पीपल्स एजुकेशन के लिए भी जाते हैं बाहर कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर भी इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की हमको नीड पड़ती है। तो इंटरकल्चर कम्युनिकेशन यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि लोग अगर एजुकेशन के लिए गए हैं तो वो वहाँ के टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे, तो उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ सकता है वहाँ के लोगों से। तो यहाँ पर इंटरकल्चर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। Thirdly, people go to other countries for their jobs and they have to live and interact with peoples there. अगर लोग अदर कंट्रीज़ में जाकर जॉब करते हैं तो वहाँ पे उनको रहना पड़ेगा। अब वो वहाँ रह रहे हैं तो वो वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ से कम्युनिकेट उन्हें करना पड़ेगा वहाँ के कल्चर के लोगों से। तो यहाँ पर भी इंटरकल्चर कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। फाइनली, अ ग्रेट नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट अदर कंट्रीज़ एवरी ईयर टू इंजॉय देयर ब्यूटीज़। अगर हम कहीं टूरिस्ट पर गए हैं, विजिट करने गए हैं, तो हमें वहाँ पर ऑफकोर्स सी बात है कि वहाँ के कल्चर के लोग मिलेंगे, वहाँ पे हमें उनसे बातचीत करनी पड़ ही जाएगी। होटल्स में रहेंगे तो हमें ये तो नहीं हमारे लैंग्वेज के लोग मिल जाएंगे, तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर सब अलग होगा। अगर हम कहीं बाहर घूमने गए हैं तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। ऑल द सर्कमस्टांसेस शो दैट इंटरकल्चर कम्युनिकेशन इज़ वेरी कॉमन। ये सभी सर्कमस्टांसेस क्या शो करते हैं कि इंटरकल्चर कम्युनिकेशन कितना कॉमन हो गया है सभी के लिए। इज़ वर्थ स्टडिंग, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इन सभी वजहों से। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। फर्स्ट है, इन अमेरिका पीपल्स शेक हैंड एंड इवन हग ईच अदर। अमेरिका में जब लोग मीट करते हैं एक दूसरे से तो वो क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं एंड हग करते हैं, गले लगाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, वी जस्ट जॉइन हैंड्स एंड से नमस्कार। तो ये क्या है, वहाँ का कल्चर है और ये हमारे यहाँ का कल्चर है, तो ये भी आएगा इंटरकल्चर कम्युनिकेशन में। ये भी हमें पता होना चाहिए कि किसके यहाँ पर कैसा करते हैं। अगर हम अमेरिका में जा रहे हैं तो हमें उनका कल्चर पता होना चाहिए, अगर वो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें हमारा कल्चर पता होना चाहिए। In India, maintain eye contact in between the conversation. It shows his personality. अगर इंडिया में आप बातचीत करते समय मेंटेन रखते हैं अपना आई कांटेक्ट, मतलब नज़रें मिलाकर आप बात करते हैं, तो आप क्या शो करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आपको सामने वाले पर्सन में कितना इंटरेस्ट है। इंडिया में ये समझा जाता है। लेकिन वहीं अगर आप एशियान में देखेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट आई कांटेक्ट को किस फॉर्म में लिया जाता है, डिसरिस्पेक्ट में। तो ये भी वहाँ का कल्चर है, इसे भी हमें स्टडी करना चाहिए अगर आप एशियन में जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। अ मैन फ्रॉम तमिलनाडु इज लैंग्विस्टिकली एंड कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम अ मैन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ऐसे ही एक इंडिया के अंदर भी हो सकता है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। जैसे मैंने अभी बताया, इंटरकल्चर कम्युनिकेशन बाहर जाएंगे आप तब भी देखने को मिलेगा, एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है ये एक कंट्री के लोगों के बीच। जैसे इंडिया में तमिलनाडु का जो इंसान है उसकी लैंग्वेज भी अलग है, उसका ड्रेसिंग सेंस भी अलग है, तो नॉर्थ इंडिया के जो मैन है उससे बातचीत नहीं कर पाएगा, उसको उसकी लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा उन्हें, दे यूज कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स। तो उनको कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ऐसे सिंबल्स यूज़ करने पड़ेंगे जिससे दोनों को बात समझ आए, दोनों के लिए मीनिंग एक ही हो। कोई ऐसी कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे इंग्लिश है या तो इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा या किसी सिंबल का, जिससे दोनों को वो बात समझ आ जाए। तो एक कंट्री के अंदर भी हमने देखा इंटरकल्चर कम्युनिकेशन होता है, एक कंट्री से आप बाहर जाते हैं तब भी इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की आपको नीड पड़ती है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स थे इंटरकल्चर कम्युनिकेशन के। बिजनेस लेटर राइटिंग। बिजनेस लेटर राइटिंग कैसे की जाती है? बिजनेस लेटर को हम फॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों के सिलेबस में है बिजनेस लेटर राइटिंग तो ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। देखिए, यू आर मयंक लिविंग एट 16 गोल्डन टेम्पल आउट रोड अमृतसर पंजाब। आप मयंक हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाएगा, कहाँ रहते हैं? 16 गोल्डन टेम्पल आउट रोड पंजाब में। आपने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, यू बाउट अ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम
इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, कहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड से, जो कि है जोशन मार्केट में, अमृतसर पंजाब में। राइट अ लेटर ऑफ अ कंप्लेन, कंप्लेन लेटर लिखना है टू द डीलर, डीलर को, अबाउट द रेफ्रिजरेटर विच इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, रेफ्रिजरेटर के ऊपर कि रेफ्रिजरेटर जो है वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपको कंप्लेन लेटर लिखना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं बिजनेस लेटर्स लिखे किसको जाते हैं। किसी फर्म या कंपनी को हम बिजनेस लेटर लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं किसी फर्म या कंपनी को लिखे जाते हैं। देखिए, इसमें आपको किसी डीलर को कंप्लेन लेटर लिखना है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के मालिक। देखिए, फर्स्टली आप अपना एड्रेस लिखेंगे। इसमें आप कौन है? मयंक। तो मयंक का एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे, प्लस डेट लिख देंगे एक लाइन छोड़कर आप। तो मयंक का क्या एड्रेस था? 16 गोल्डन टेम्पल आउट रोड, अमृतसर पंजाब। तो यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दिया। सेंडर मतलब आप हैं सेंडर, आप लेटर सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेंडर का एड्रेस लिख दिया जाएगा और डेट लिख दी जाएगी जिस दिन आप उस लेटर को भेज रहे हैं। देन यहाँ पर रिसीवर, जो उस लेटर को रिसीव करेगा, यहाँ कौन रिसीव कर रहा है उस लेटर को? इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, जो उसका एड्रेस भी लिख देंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, देन उसका एड्रेस जोशन मार्केट, अमृतसर पंजाब। तो आपने फर्स्टली देखा पहले सेंडर का एड्रेस एंड डेट, बाद में रिसीवर का कौन रिसीवर है और उसका एड्रेस, देन सब्जेक्ट। थर्ड स्टेप है आपका सब्जेक्ट लिखना कि कंप्लेन अबाउट अ रेफ्रिजरेटर, लेटर है किस बारे में? कंप्लेन के बारे में है, तो आपने वो लिख दिया है। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप डियर सर्स। यहाँ पर सर्स क्यों लिखा है? क्योंकि आप किसी कंपनी को या फिर किसी फर्म को ये लेटर लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड को आप ये लेटर लिख रहे हैं, तो आप सर्स यूज़ करेंगे। अगर किसी इंडिविजुअल को लिखते तो आप यहाँ पे सर यूज़ करते, लेकिन आप इसमें सर्स यूज़ करेंगे। देखिए, ये होता है हमारा बॉडी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था सेंडर का एड्रेस, सेकंड था हमारा रिसीवर का एड्रेस, थर्ड स्टेप था सब्जेक्ट एंड डियर सर्च करके फोर्थ स्टेप है हमारा बॉडी। आई बाउट अ फ्रॉस्ट फ्री 265 लीटर गोदरेज रेफ्रिजरेटर फ्रॉम यू लास्ट मंथ। मैंने परचेज किया था फ्रॉस्ट फ्री का 265 लीटर का गोदरेज रेफ्रिजरेटर फ्रॉम यू, आपसे, लास्ट मंथ। वाइट योर रिसिप्ट नंबर, जिसका रिसिप्ट नंबर है A121। किस डेट को ख़रीदा था? 10 अप्रैल 2024। देखिए, जो भी डेट आप यहाँ लिखेंगे उससे एक महीने पहले की डेट आप यहाँ लिख देंगे। एक दिन का ऊपर नीचे चल सकता है, जैसे मैंने यहाँ 12 मई 2024 लिख रखा है, तो आप यहाँ पे 10 अप्रैल 2024 लिख सकते हैं। तो आप जो डेट ऊपर डाल रहे हैं उससे एक मंथ पहले की डाल देंगे, क्योंकि आपने लिखा है लास्ट मंथ आपने परचेज किया था। ओके, हैविंग यूज्ड इट अबाउट अ मंथ, I found that the freezing section of the refrigerator is not working properly। एक महीने यूज़ करने के बाद आपने उसमें देखा कि जो फ्रीजिंग सेक्शन है रेफ्रिजरेटर का वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। तो आपने कब परचेज किया था, क्या उसका बिल नंबर है, यहाँ आप कैश मेमो भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल नंबर की जगह, और आपने उसमें क्या प्रॉब्लम है ये बता दी। नेक्स्ट आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, I therefore request you to replace the piece one with a new one। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस पीस की जगह नया पीस रिप्लेस कर दीजिए। द रेफ्रिजरेटर हैज़ बीन गिवन 2 ईयर वारंटी अगेंस्ट एनी टेक्निकल फॉल्ट। जो रेफ्रिजरेटर है वो मुझे 2 ईयर की वारंटी के साथ दिया गया था अगर उसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है। तो आपने ये बता देंगे, आई होप यू वुड do the needful as early as possible because without freezing section the freeze is of no use। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस नीड को फुलफिल करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि बिना फ्रीजिंग सेक्शन के फ्रीज का कोई भी यूज़ नहीं है। लास्ट में आप लिख देंगे थैंकिंग यू योर फेथफुली मयंक। ओके, तो देखिए, विदाउट फ्रीजिंग सेक्शन द फ्रीज इज ऑफ नो यूज़,
अगर आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं बनानी आए, अगर किसी और टॉपिक पर आपको लेटर दे दिया गया है, तो आप एक लाइन और यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डू विदाउट इट। तो सभी के लिए ये लाइन यूज़ हो सकती है। जैसे आपको रेफ्रिजरेटर की जगह वॉशिंग मशीन दे दिया गया, एलसीडी दे दिया गया, ठीक है। देखिए एलसीडी पर आपको दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, आप यहाँ पर एलसीडी के बारे में लिख देंगे। और एलसीडी को लीटर्स में तो नापा नहीं जाता, इंचेस में नापा जाता है, तो आप लिख देंगे कितनी इंच की वो एलसीडी है, ठीक है, कौन सी कंपनी की है, एलजी की है, किसकी है ना, तो वो लिख देंगे आप। लास्ट मंथ ये सब ऐसे रहेगा, और बिल नंबर भी ऐसे लिख देंगे, 1 महीने पहले की डेट लिख देंगे, और बाकी सब सेम रहेगा कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, यही लिखेंगे आप सेम। और देन आप इस सेकंड पे आप अपने उसको रिप्लेस करने की बात करेंगे कि इसमें मुझे 2 ईयर की वारंटी दी गई थी, सेम रहेगा ये सब भी आपका। बस आपको जहाँ रेफ्रिजरेटर लिखा है वहाँ एलसीडी लिख देना है, और यहाँ पर भी आप सेम यही यूज़ कर लेंगे। आई होप यू वुड टू डू नीडफुल एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज फ्रीजिंग सेक्शन की जगह मैंने जो लाइन बताई आप वो लिख देंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डू विदाउट इट। तो इतना कर देंगे आप, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको ये लेटर लिखने को आ जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इमोशंस को कंट्रोल करने में इंटेलिजेंट होना। इमोशंस को हम कैसे रेगुलेट करेंगे, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, अगर आप ये जानते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं। ओके, तो मीनिंग देख लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस refers to an individual ability to identify, understand and manage their own emotions as well as the emotion of the others around them। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने इमोशन को आइडेंटिफाई कर पाता है, उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, मैनेज कर पाता है, और साथ ही साथ सामने वाले के इमोशंस को भी समझ पाता है, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। मैनेज करने का यहाँ पर मतलब है, अगर आपको ये पता है कि कब कौन से इमोशन को की आपको ज़रूरत है, कब कौन सा इमोशन आपका बाहर आना चाहिए, कब आपको एंगर करना है, कब आपको एंगर नहीं करना, आप ये मैनेज करना जानते हैं, और साथ में आप सामने वाले के इमोशंस को भी समझ पाते हैं, तो यू आर अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको अपनी हैप्पीनेस को किसी के साथ एक्सप्रेस करना है, ठीक है, आप अपनी हैप्पीनेस किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। सो डू यू वांट टू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस विद एनीवन। ओके, सो कैसे उस हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना है, कितना करना है, और सामने वाले पर्सन के लिए कितना जानना, कितना बताना ओके रहेगा, और उसके इमोशंस को भी समझना कि वो आपकी हैप्पीनेस को जानने के बाद कितना खुश हुआ है। अगर आप ये समझ पाते हैं तो यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। जो भी लोग ऐसा कर लेते हैं कि वो अपने इमोशन को भी समझ पाते हैं और दूसरे के इमोशन को भी समझ जाते हैं, तो इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैं हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए मेरे इमोशंस किस तरह के हैं। अगर मुझे ये पता है कि मेरे इमोशन किस तरह के हैं, मेरे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, मेरे कौन कौन से वीकनेस हैं, मैं किस तरह की इमोशनल पर्सन हूँ, मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हैं या पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा हैं, क्या मैं पॉजिटिव इमोशंस को इन्हेंस करती हूँ, मेरा किस तरीके का इमोशनल बैलेंस है, मैं अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर पाती हूँ। अगर मुझे ये पता है कि मैं अपने इमोशन को किस तरीके से रेगुलेट करती हूँ, मैं ये जानती हूँ, और साथ ही साथ मुझे ये बात भी पता है कि आपको मेरी कौन सी बात ट्रिगर करेगी, आपको मेरी बात कौन सी बुरी लगेगी, कौन सी अच्छी लगेगी, मैं आपका इमोशनल बैलेंस भी जानती हूँ, तो मैं एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। सो देन आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, तो ये सेकंड एग्जांपल था। अगर आपको अपने इमोशंस को लेकर अवेयर हैं, आपको ये पता है कि आपके अंदर कौन से इमोशन ज़्यादा हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपके अंदर कौन से इमोशन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं किस टाइम, आप ये जानते हैं, उनको रेगुलेट करना जानते हैं, अपने इमोशन को बैलेंस करना जानते हैं, और साथ ही साथ मैं आपका इमोशनली बैलेंस भी जानती हूँ कि आपको मेरी बात कौन सी इफेक्ट करेगी, कौन सी बुरी लगेगी, कौन सी अच्छी लगेगी। अगर मुझे ये भी पता है पहले से, तो आई एम अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। ओके,
ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये किसने दी थी? पेटरस्लॉवी एंड जॉन मेयर कॉइन ने। कब दी थी? इन 1990 में, जिसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी टू परसीव इमोशंस, टू एसेस एंड जनरेट द इमोशंस सो एज टू असिस्ट थॉट टू अंडरस्टैंड इमोशन। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप इमोशंस को समझ पाते हैं, उन तक पहुंच पाते हैं, उनको जनरेट करना जानते हैं कि कब कौन से इमोशन की ज़रूरत है, कब कौन सा इमोशन आपको कंट्रोल करके रखना है, कब आपको एंगर नहीं करना, आप इसे जानते हैं कंट्रोल करना, उसको जनरेट करना भी जानते हैं, तो आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कहलाते हैं। सो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस सबसेम्स intrapersonal and interpersonal elements. There are two elements, intrapersonal and interpersonal. The intrapersonal elements includes factors like self-awareness, self-motivation. Intrapersonal, आप इंटेलिजेंट हैं इमोशनली, इट मीन्स इंट्रा मतलब आप सेल्फ को लेकर इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। तो आपके अंदर ये कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए? सेल्फ अवेयर होने चाहिए आप, सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ अवेयरनेस मतलब एबिलिटी टू कीप नेगेटिव इमोशंस एंड इम्पल्सेस अंडर कंट्रोल। आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, आप जानते हो कि आपके कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं, कब नेगेटिव इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं आपके, कैसे आपको इन नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ मोटिवेशन में आपका आता है द ड्राइव टू अचीव डिस्पाइट सेटबैक्स, डेवलपिंग स्किल्स टू अटेन टारगेट्स एंड टेकिंग इनिशिएटिव टू एक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़। आप ऐसा नहीं सोचते कि शांति से बैठे रहो, आप ऐसा सोचते हैं कि बैठने से बेटर है किसी टारगेट को अचीव करना, कुछ काम किया जाए, कुछ वर्क किया जाए जो प्रोडक्टिव सेंस में हो। बैठने से बेटर है क्यों ना अपनी स्किल्स को डेवलप किया जाए और अपने गोल्स को अचीव करा जाए। जब आप सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ मोटिवेटेड भी हो, तो आपके ये जो आते हैं इंट्रा पर्सनल एलिमेंट्स के अंडर आएंगे, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो, आपको खाली बैठना पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि मैं कुछ ना कुछ करूं, खाली बैठने से अच्छा है मैं कुछ वर्क करूं जिससे मुझे प्रोडक्टिव कुछ मिले या फिर मेरा टारगेट्स या गोल मेरा अचीव हो सके। अगर आप ऐसे पर्सन हो तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। अगर आपके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। सेकंड है हमारा इंटरपर्सनल एलिमेंट्स। The interpersonal elements of emotional intelligence include two components. First one is social awareness, second social competence. अगर आप socially aware रहते हैं, socially competence हैं, तो आप interpersonal इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाएंगे। कैसे? देखिए, सोशल अवेयरनेस में आता है हमारा द अवेयरनेस एंड द टेंडेंसी टू अप्रिशिएट अदर्स फीलिंग। जैसे मान लो आप बहुत खुश हो, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर चुके हो जो आप हमेशा से ही अचीव करना चाहते थे, आप बहुत खुश हो, लेकिन सामने वाले ने कुछ ऐसा खो दिया है तो वो बहुत दुखी है। जितना आप खुश हो उतना ही वो दुख है, क्योंकि उसने किसी अपने को खो दिया है। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको आप ऐसा कहेंगे कि तू अपना दुख छोड़ मेरे साथ खुश हो जा, या फिर आप उसके साथ खड़े रहेंगे कि भाई मेरी खुशी हमेशा के लिए है, अभी मैं इसका साथ देता हूँ। तो उसके उस पेन को समझ के अगर आप उसको लेकर एम्पैथेटिक हो, सिंपैथेटिक नहीं एम्पैथेटिक हो, मतलब सिंपैथेटिक मतलब होता है हाँ मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, इस तरीके से समझना नहीं बल्कि एम्पैथेटिक होना, उसकी फीलिंग्स को सुनो, उसके साथ में रहकर उसकी फीलिंग्स को सुनो समझो। दैट मीन्स कि आप जो हैं सोशली अवेयर हो, आप उसके भी इमोशंस को समझ रहे हो और साथ में अपने इमोशंस को तो आप समझ ही रहे हो और उसके इमोशंस को भी समझ के चल रहे हो, तो आप सोशली अवेयर हो। सेकंड है हमारा सोशल कॉम्पिटेंस, सोशल स्किल्स दैट हेल्प्स टू एडजस्ट विद अदर्स सच एज टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एक्सेट्रा। सोशल स्किल्स में अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, सोशल स्किल्स को दूसरों के साथ एडजस्ट कर पाते हो आप, तो आप सोशली कॉम्पिटेंस कहलाओगे।
जैसे आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, आपके अंदर एबिलिटी है आप एक टीम बिल्ड कर पाते हो, एक ग्रुप को लीड कर पाते हो, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, ऐसी कैपेबिलिटी कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसके लिए सॉल्यूशन दो, आप उसका सॉल्यूशन अगर फाइंड कर पाते हैं ताकि हर चीज़ नॉर्मल हो जाए, अगर ऐसी एबिलिटी है आपके अंदर तो आप एक तरीके से सोशल कॉम्पिटेंस हो। तो अगर आपके अंदर सोशली अवेयर हो, आप सोशली कॉम्पिटेंस हो, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंस हो। सो ये थे इंटरपर्सनल एलिमेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस के। अब आ जाते हैं हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर। बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस होने के क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद अदर्स, आप दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे क्योंकि आपको सामने वाले के इमोशंस बैलेंस का भी पता है कि उसको क्या चीज़ इफेक्ट करेगी, क्या मुझे कहना है, अभी उस पर गुस्सा मुझे करना चाहिए या नहीं, और आप अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करना जानते हैं। तो आपके जो है कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे क्योंकि आप उसके इमोशन भी समझते हैं, तो रिलेशनशिप तो अपने आप ही बेटर होगा। बेटर डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि आप सबके इमोशन समझ रहे हैं, सिर्फ अपने ही आप को नहीं समझ रहे, आप सामने वाले को भी समझते हैं, तो आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, देखिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड भी होता है। हमने अभी पीछे पॉइंट पढ़ा सेल्फ मोटिवेटेड, अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो कभी खाली रहेगा ही नहीं, वो कुछ ऐसा काम करेगा जो प्रोडक्टिव सेंस में हो, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बेटर एम्पैथी स्किल्स, आपके अंदर एम्पैथी स्किल्स बेटर होती हैं क्योंकि आपको दूसरों को सुनना समझना है ना, और उसके कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, ये सब आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो एक तरीके से आप एम्पैथी हो, एम्पैथी स्किल्स आपके अंदर इंक्लूड होंगी, मतलब इम्प्रूव होंगी। रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों से भी रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस हैं तो आप सोच समझ कर ही उसको बात कहेंगे और अपने गुस्से को भी आप कंट्रोल रखेंगे, एंगर करना है नहीं करना, तो दूसरे से भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस होते हो। इनहेंस कोलैबोरेशन, आप कोलैबोरेशन कर पाओगे क्योंकि आपको दूसरे वाले के पर्सन के इमोशनल बैलेंस का भी पता है और अपने इमोशंस को भी आपको एक्सप्रेस करना आता है, उसको रेगुलेट करना आता है, कंट्रोल करना आता है, तो दूसरे के साथ आप काम कर पाएंगे, एक टीम बिल्ड कर पाएंगे, टीम लीडर की तरह ग्रुप को लीड कर पाएंगे, तो आपके अंदर ये क्वालिटी भी होगी, आप मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। आई होप आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसके बेनिफिट्स समझ आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में आ जाता है, आप अगर इसकी इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे तो टीचर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप पहले मीनिंग देंगे, देन डेफिनेशन देंगे, आप इसके एलिमेंट्स जो हैं उन्हें डायरेक्ट भी बता सकते थे, जैसे सेल्फ अवेयर होना, सेल्फ मोटिवेटेड होना, सोशली अवेयर होना, एम्पैथी होना, आप इन्हें डायरेक्ट भी लिख सकते थे पॉइंट्स को, लेकिन आप डिवाइड कर कर बताएंगे कि इंट्रापर्सनल एलिमेंट्स कौन से हैं, इंटरपर्सनल एलिमेंट्स कौन से हैं, तो टीचर पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपके मार्क्स इसमें काट ही नहीं सकता। एंड लास्ट में आप इसके बेनिफिट्स दे देंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस होने के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर बिल्कुल आप इसी तरीके से इसको अपने एग्जाम्स में कर कर आते हैं तो आपके 100% इसमें फुल मार्क्स आएंगे। जानेंगे एक सेल पर्सन की क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सेल करते टाइम, वो किन किन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकता है जिससे कि उसका बिजनेस ग्रो करे, उसकी सेल्स इंक्रीज हो। स्ट्रेटेजिक सेलिंग इज अ सेल फ्रेमवर्क, तो ये एक सेल्स का ढांचा कहा गया है क्योंकि इसमें फोकस किया जाता है कि हमारे साथ कस्टमर के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप हो, वो बार बार हमसे ही खरीदना है। एक परमानेंट कस्टमर में हमें अपने कस्टमर को बदलना होता है, उसका विश्वास बिठाना होता है। तो देखिए स्ट्रेटेजिक सेलिंग इज अ सेल्स फ्रेमवर्क दैट फोकस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर, तो हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने अपने कस्टमर्स के साथ एंड क्रिएटिंग अ बायस फोकस अप्रोच। इससे क्या मतलब है बायस फोकस अप्रोच, मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट के फीचर्स या फंक्शंस पे ना ज़्यादा ध्यान देकर उसे ये ज़्यादा ना बताकर, बल्कि ये जाने कि उसे क्या फीचर्स चाहिए, वो क्या क्वालिटी चाह रहा है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या वांट्स हैं, हमें ये ध्यान देना होता है। तो इसे कहते हैं हम बायस फोकस अप्रोच। तो ये कॉम्प्लेक्स सेल्स साइकिल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं इट हेल्प्स सेल प्रोफेशनल्स टू मैनेज कॉम्प्लेक्स सेल्स साइकिल। ओके,
तो अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक सेलिंग के। एक सेल पर्सन की क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती हैं। हेयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक सेलिंग। तो ये कुछ पहलू हैं स्ट्रेटेजिक सेलिंग के, तो एक एक करके हम सबको डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फोकस ऑन आउटकम्स, मतलब कि उसे आउटकम पर फोकस करना चाहिए। जैसे अभी हमने समझा कि उसे फीचर्स फंक्शन पे ना ध्यान देकर अपने प्रोडक्ट के, बल्कि ये जानना है कि सामने वालों को प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी चाहिए, क्या फीचर चाहिए, उसकी क्या नीड है, ये जानना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे कहते हैं हम फोकस ऑन आउटकम्स, आउटकम पर फोकस करें। स्ट्रेटेजिक सेल पर्सन फोकस ऑन द आउटकम द कस्टमर लुकिंग फॉर। तो कस्टमर क्या देखने आया बाजार में, आप ये जानिए, बल्कि ये नहीं आपके पास क्या है आप उसे ये बता रहे हैं, बल्कि ये जानिए उसे क्या चाहिए, वो आपके पास है या नहीं, फिर आप बोलना शुरू करें। रादर देन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट देयर आर सेलिंग। तो अपने प्रोडक्ट के फीचर ना बता के ये जाने कि वो क्या देखने आया है, तो इस पे फोकस रखेंगे तो आप अच्छे से सेल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोई यूट्यूबर है, वो आपसे मोबाइल खरीदने आया है ना, आपकी मोबाइल की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो वो आपसे मोबाइल खरीदने आया है, तो उसको कैमरा अच्छा चाहिए, लेकिन आप और बातें बताए जा रहे हैं कि इस मोबाइल में ये है ये है ये है, इसका प्रोसेसर अच्छा है, इसकी बैटरी अच्छी है। तो आप ये सब ना बताकर ये ध्यान दीजिए उसे किस काम के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसी से रिलेटेड उसे उसके बजट में अच्छे कैमरे वाला मोबाइल दिखाएंगे। ऐसी कोई छोटा बच्चा है तो उसे गेम्स वगैरह खेलना ज़्यादा पसंद है, तो उसे आप एक अच्छे प्रोसेसर वाला मोबाइल दिखाएंगे। तो आपको क्या फोकस करना है कि कस्टमर को क्या फीचर्स चाहिए, तो इस पर आप फोकस करेंगे तो इससे आपकी सेल अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट है बिल्ड रिलेशनशिप। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कस्टमर्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि आप अगर अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे कस्टमर के साथ तो वो खुद भी आएगा, बार बार आएगा और दूसरों को भी लेकर आएगा, क्योंकि उसको आपके ऊपर विश्वास बैठ गया है। स्ट्रेटेजिक सेलिंग फोकस ऑन बिल्डिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। तो आपको म्यूचुअली बेनिफिशियल मतलब कि दोनों को फ़ायदा है इसमें, आपको भी और उसको भी। उसको ये फ़ायदा है कि आपसे सामान लेगा तो आप उसे थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे क्योंकि वो आपका परमानेंट कस्टमर है, और आपका क्या फ़ायदा है कि आपकी सेल होती रहेगी, आपकी सेल बढ़ेगी, वो औरों को भी लाएगा और परमानेंटली आपसे ही सामान खरीदता है, तो दोनों को फ़ायदा है। म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप आप डेवलप करते हैं विद मल्टीपल डिसीजन मेकर्स विद इन अ पोटेंशियल कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे इस स्ट्रेटेजी से, क्योंकि अगर लोगों को आपके पास विश्वास बैठेगा तो वो आपसे सामान खरीदेंगे, खुद तो आएंगे और दूसरों को भी लेकर आएंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द मार्केट। मार्केट को जाने, जहाँ पे आप सामान लेकर खड़े हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर खड़े हैं, वहाँ पर उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बिकेगा भी या नहीं, आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको मार्केट को समझना। फॉर एग्जांपल, आप किसी लोअर क्लास जगह पे खड़े हैं और आपका जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छा है सामान का, तो आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो वहाँ पर चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, सस्ता सामान चाहते हैं। लेकिन आपका जो सामान है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो वहाँ पे आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा, वहाँ पे आपकी सेल होगी नहीं। तो मार्केट को जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सेल करते हैं। स्ट्रेटेजिक सेलिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग वेयर यू स्टैंड इन द मार्केट। तो आप ये जाने कि आप मार्केट में कहाँ खड़े हैं, एंड आइडेंटिफाइंग बाइंग मोड्स। तो वहाँ पर खरीदारी के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, तभी वहाँ पर आपकी डील्स हो सकती है, दैट कुड मेक और ब्रेक द डील। नेक्स्ट है डिफाइन अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। कुछ यूनिक रखें अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट का यूएसपी बनाएं। जैसे कि अगर आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जैसे ही प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कस्टमर उनके पास स्विच कर सकते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिक रखना होगा, या तो आपको अपने कंपटीटर्स से प्राइस कम रखने होंगे अपने प्रोडक्ट के, या फिर उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देनी होगी कम प्राइस में। तो ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। तो यही लिखा है अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जिसे हम कहते हैं यूएसपी, इज़ व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। नेक्स्ट है ऑफर्स। तो ऑफर्स जो भी निकले हुए हैं तो उनके बारे में आपको अपने कस्टमर को बताना चाहिए कि देखिए इन प्रोडक्ट पर ऑफर्स आए हुए हैं, तो इससे आपकी सेल इंक्रीज होती है। तो ये लिखा है ऑफर्स आर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब कि दिखाना, उन्हें बताना। क्लोज डील मतलब कि आपको अपनी डील को क्लोज करना चाहिए। अगर आप अपनी डील को ज़्यादा लंबी रखेंगे, हो सकता है वो डील आपकी कैंसिल हो जाए, तो आपको डील को पेशेंस के साथ प्लस कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज करना चाहिए।
लीडर, तो आपको लीडर भी बनना पड़ता है। किसका लीडर? थॉट लीडर, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना होता है। फॉर एग्जांपल आपका गारमेंट का बिजनेस है, तो आपको ये जानना चाहिए उसकी पसंद कस्टमर की किस तरह की है, उसे ब्राइट कलर पसंद आ रहे हैं या फिर न्यूड कलर पसंद आ रहे हैं, लाइट कलर पसंद आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आप उसे सूट खोल कर दिखा सकते हैं। तो एक आपको थॉट लीडर बनना पड़ता है स्ट्रेटेजिक सेलिंग करने के लिए, क्योंकि आपको कस्टमर का माइंडसेट जानना होता है। बिकम अ थॉट लीडर। ऑनलाइन सेल्स, तो आपको ऑनलाइन सेल्स भी करनी चाहिए, इससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। आप अपनी पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे कि इस तरह के कपड़े आए हुए हैं, तो इससे क्या है, वो पर्सन आपसे हो सकता है ऑफलाइन आके खरीदे या फिर ऑनलाइन ही आपसे मंगा ले अगर ज़्यादा दूर है। तो इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स थ्रू सोशल मीडिया। तो एक सेल पर्सन ये सब स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकता है सेल करते टाइम।